अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन। आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन होता क्या है और अगर हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोर्स टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे कोर्स टाइटल के 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ कंप्यूटर, अदर इज़ एप्लीकेशन एंड सेकेंड वन इज़ प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ एप्लीकेशन। फर्स्ट पर्पस हमारा ये है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इस कोर्स का मकसद क्या है और इसकी टर्म्स का मतलब क्या है। फर्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर को अगर आप फॉर्मली डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन होती है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स यूज़र इनपुट डेटा एंड प्रोसेसेस it under the influence of set of instruction referred to as program to produce the desired output, generally referred as information. अब पढ़ने में ये आपको डेफिनेशन बहुत मुश्किल और लंबी लग रही होगी और अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगी। फर्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, अ कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा और ये करता क्या है? दैट एक्सेप्ट्स यूज़र इनपुट। ये क्या करेगा? यूज़र की इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और यूज़र की इनपुट को कंप्यूटर की टर्म में क्या कहा जाता है? डेटा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कंप्यूटर बेसिकली, अगर हम एक डिवाइस ले लें, उस डिवाइस को हम इस बॉक्स से शोज करते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर है। ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इनपुट, यानी इसके अंदर हम इनपुट कोई भी चीज़ दे सकते हैं। इनपुट हमारे पास कीबोर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, हमारे पास इनपुट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में होगी तो कीबोर्ड के थ्रू होगी, अगर पॉइंट फॉर्म में होगी तो हमारे पास क्या होगी? पॉइंटर के थ्रू यानी माउस के थ्रू होगी। और अगर हम इमेज फॉर्म में देंगे तो किसके थ्रू देंगे? स्कैनर के थ्रू देंगे। पिछले लेक्चर में या पिछले कोर्स में जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स था उसमें हमने पढ़ा भी था कि बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और इनपुट कितनी टाइप की होती हैं। जो इनपुट बेसिकली आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं दिस इज़ बेसिकली डेटा। ये कंप्यूटर को जा रहा है और कंप्यूटर क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है इसको। प्रोसेस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसको प्रोसेस किस तरह से करता है? जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखा होता है, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि अगर ये डेटा आएगा तो आपने ये करना है, तो आपका जो भी डेटा आप एंटर करते हैं वो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से के थ्रू प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली होती है वो क्या होती है? एक प्रोग्राम होती है। ठीक है, अगर आप कोई भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस किसके थ्रू करता है? प्रोग्राम के थ्रू। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करती हैं और उस आउटपुट को आप इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी आप अगर कंप्यूटर को इनपुट देंगे और वो प्रोसेस करेगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? आपके पास आउटपुट आएगी और उस आउटपुट को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट हमारे पास क्या होती है? डेटा। आउटपुट हमारे पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट हमारे पास कंप्यूटर में इन होती है और आउटपुट हमारे पास कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करने के बाद जनरेट करता है। अब इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका क्या होगा? कंप्यूटर इज अ डिवाइस प्रोसेसेस डेटा थ्रू अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको ये सारी टर्म्स जो है वो डिफाइन किस में हुई हैं? फर्स्ट डेफिनेशन में हुई हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको अंडरस्टैंड हो सकती हैं कि कंप्यूटर क्या है? डिवाइस है जो प्रोसेस करता है डेटा। अब डेटा क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये आपको इस डेफिनेशन से पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन आपने समझ ली तो उसका क्या मतलब है? आपको पता है कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो आपका डेटा है। ठीक है, और वो थ्रू अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, प्रोग्राम वो होता है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शंस आप किस में लिखते हैं? प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। ठीक है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या होता है। कंप्यूटर डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है थ्रू अ प्रोग्राम और उस डेटा को इंफॉर्मेशन जो है वो
प्रोड्यूस करते हैं। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको समझ आ गई होंगी। फर्स्ट वन इज डेटा। डेटा हमारे पास क्या है, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स मे नॉट मेक मच मीनिंग टू द यूज़र। डेटा हमारे पास क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कि कुछ ख़ास मतलब जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू व्हाट टू डू। ये क्या है, आपके पास इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या करना है। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप जो भी डेटा को प्रोसेस करते हैं उसका रिजल्ट आपके पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे आता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, उसको आप डेटा देते हैं यानी इनपुट देते हैं, और प्रोसेस हो गया आपके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वो चेक करता है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, आप इनपुट के तौर पे 2 देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो चेक करता है कि जो भी नंबर आप इनपुट कर रहे हैं उसका मॉडुलस लेता है 2 के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, उसका मॉडुलस लेता है यानी उसको डिवाइड करता है और रिमाइंडर को चेक करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 नहीं इनपुट ले रही, मैं इनपुट ले रही हूँ 4। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा 2 के ऊपर। ठीक है, 4 2 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, और 4 आपके पास आके नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या दी है, किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर बेसिकली इवन आपने शो करना है, तो ये आपके पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी आपने नंबर एंटर किया उस नंबर की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड। इसी तरह अगर आप 3 देंगे और 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो उस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होगा कि अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब है कि आपका ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका डेटा प्रोसेस होता है। अब सेकंड जो हमारी टर्म है, जो हमारे कोर्स की टर्म है, वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द एक्ट ऑफ राइटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब हमने कहा कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को किसके थ्रू, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन लिखता है, कैसे लिखी जाती है, उसको लिखने का तरीका क्या है। बेसिकली जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग कहेंगे। दोज हु एंगेज इन प्रोग्रामिंग एज देयर जॉब आर नोन एज प्रोग्रामर्स। जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं फॉर द कंप्यूटर, वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। अब प्रोग्रामिंग की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। जिस तरह आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आप इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कम्युनिकेट करें। इसी तरह कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा, पाइथन, C#, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, लेकिन ऑल्दो देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट द कंस्ट्रक्ट्स आर सेम। ठीक है, ऑल्दो ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन इनके सारों के कंस्ट्रक्ट सेम है। कंस्ट्रक्ट सेम करने का मतलब आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कम्युनिकेट करें उसके चीज़ें डिफाइन होती हैं कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोनाउन क्या है डिफाइन होती हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर, वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज हो। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट्स डिफाइन होते हैं कि आपके पास इफ एल्स है, लूप इंस्ट्रक्शन है, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें, ये चीज़ें डिफाइन होती हैं और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है, द टर्म एप्लीकेशन रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर कहें, एप्लीकेशन कहें, एक ही बात है। एप्लीकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड। अच्छा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कोड भी कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैंने कोड लिखा है, तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि रिटन इन अ प्रोग्राम, जो कि हम एक प्रोग्राम में लिखते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग अ टास्क, ताकि एक काम हो सके, और एन ऑपरेशन। ठीक है, कोई एक टास्क या मल्टीपल टास्क मिलके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम इसको अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो बेसिकली प्रोग्राम्स का जो ग्रुप होता है
जो कि कोई ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो आपके पास एप्लीकेशन जो आप ऐप इंस्टॉल, जिसको शॉर्ट ऐप भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में कोई अपनी ऐप इंस्टॉल करते हैं, वर्ड की ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो आपके पास क्या करता है, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, उसको पीडीएफ में सेव करता है, उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, उसको बोल्ड इटैलिक करता है टेक्स्ट को। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के टास्क हैं, ठीक है। और अब पूरी टास्क के थ्रू आप एक फाइल को सेव कर लेते हो, एक फाइल बना लेते हो, वो आपके पास क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपके पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे आप यूज़ करते होंगे, MS वर्ड हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया मार्ट के ऊपर, स्काइप हो गया, इसके अलावा बहुत सारे आपके पास जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो कोर्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सीखें क्या, ठीक है। फर्स्ट इज एनालाइज अ गिवन प्रोग्राम फॉर ऑल पॉसिबल एरर एंड री राइट द करेक्टेड कोड, ठीक है। आप क्या करो, जो भी आपको प्रोग्राम मिल रहा है, अगर कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हो या आपका कोई साथी लिख रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, कोई मसला आ रहा है, तो आप उसको एनालाइज कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें और सही कोड को लिख सकें। बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर आप कोई कोड किसी का यूज़ भी कर रहे हैं या किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो कोई उसमें मसला आ रहा है, उस मसले को आइडेंटिफाई करें। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब आपको लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। सेकंड जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें थ्रू प्रोग्रामिंग, ठीक है। थर्ड है एनालाइज द प्रोग्राम फॉर पॉसिबल आउटपुट्स, कि आपके पास जो भी अगर कोई प्रोग्राम आपके पास आता है उसको देख के आप बता सकें कि इस प्रोग्राम में बेसिकली ये हो रहा है और ये प्रोग्राम चलेगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये डेटा होगा तो ये आउटपुट आएगी, ठीक है। एनालाइज करना है आपने प्रोग्राम की आउटपुट के लिए, कोई एरर निकालना है, कोई प्रोग्रामिंग का कोड लिखना है, या कोई कोड आपके पास है तो उसकी आउटपुट बतानी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, जो आपकी सारी असेसमेंट्स होंगी रिलेटेड टू दीज 3 क्वेश्चंस होंगी, अराउंड 3 क्वेश्चंस होंगी। एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर आपको ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, देन मैं समझूंगी कि वाकई आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, ठीक है। बेसिक ये जो 3 पर्पस हैं, ये 3 पर्पस पूरे होने चाहिए कि हम थ्योरी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये रिकमेंडेड कुछ बुक्स हैं आपके पास, ये मैंने आपके CMS पे शेयर भी कर लिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। CMS पे भी शेयर कर लेंगे, या लास्ट टाइम जो गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे थे उस पर ऑलरेडी आई गेस मैंने शेयर कर दिया, और CMS पे भी ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिकमेंडेड रीडिंग्स, ट्यूटोरियल्स आप यूज़ करना चाहते कर सके। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जो कि अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, तो आपको कहीं से भी कोई ऐसा सोर्स मिलता है जिससे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल मिल रहा है, कोई और चीज़ मिल रही है, तो आप उसको लाजमी देखें, ठीक है। लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने ये जो बुक्स हैं इनको भी अपने पास रखना है और इसको पढ़ना है। आप ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको बार बार पढ़ के समझ आएगी। एक दफ़ा आपको चीज़ समझ आती है, दोबारा आप उसको पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, उसको दोबारा पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर। ये चीज़ ऐसी है, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, कि अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, हम नई नई चीज़ें पता लगेंगी। जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो प्रोग्रामिंग में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं चीज़ों को कोड करना। अगर आप इसको ट्राई करेंगे, अगर आप इसको कहेंगे ये समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो कभी भी समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको ट्राई करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता 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 आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कोर्स इंटरेस्ट से पढ़ने वाला है, सिर्फ पास करने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट डेवलप करें और एक स्किल है आपके पास, इसको सीखने की ज़रूर कोशिश करें, और रीडिंग हैबिट लाजमी डेवलप करें। पढ़ने से आप लोग जो है ना वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये 3 बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं। फिर ग्रेडिंग पॉलिसी ये है कि असाइनमेंट्स आपकी 10% होंगी, क्विजेस 10% होंगे, मिड एग्ज़ाम 30%, प्रोजेक्ट 10% और फाइनल एग्ज़ाम आपका 40% होगा, ठीक है। एज़ हम ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ रहे हैं तो मिड और फाइनल किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है वो आपको बाद में गाइड कर दिया जाएगा। और असाइनमेंट्स और क्विजेस जो हैं वो बहुत मेजर पार्ट है, मे बी
फर्दर इसकी ये फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम लोग अभी खुद लर्न करें कि आपकी असेसमेंट्स कितनी बेहतर तरीके से मे बी आपका ये असाइनमेंट क्विज़ेस का पार्ट इंक्रीज़ कर जाए, इसलिए असाइनमेंट क्विज़ेस को आपने बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे कोर्स का क्या मतलब है, कंप्यूटर का क्या मतलब है, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, एप्लीकेशन का क्या मतलब है। अब हमने इस कोर्स का पर्पस क्या है, आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने प्रोग्रामिंग को लर्न करना है, आप प्रोग्रामिंग के एरर फाइंड आउट करने आने चाहिए, आपको आउटपुट बतानी आनी चाहिए कि इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट हो सकती है। ठीक है, आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोई कोड लिखना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो आपको वो लिखना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखने से। ठीक है, बेसिक सा प्रोग्राम आप लिखेंगे, राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। कि फर्स्ट प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखते हैं। अब लिखेंगे, लैंग्वेज हम कौन सी सिलेक्ट किया इस कोर्स के लिए, हमने इस कोर्स के लिए C++ लैंग्वेज है। तो C++ की लैंग्वेज को जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम जो हमारे पास होता है, उसमें सबसे पहली लाइन जो हम लोग लिखते हैं कोड में, वो होती है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन टर्म्स का या इन सारी चीज को लिखने का क्या तरीका है और इस तरीके का क्या मतलब है। सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आ रही होगी दैट इज़ हैश। ठीक है, हैश का क्या मतलब है कि ये हैश डिफाइन करता है कि ये एक प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड से आपको समझ आ रहा होगा, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, कोई चीज़ ऐड हो रही है, क्या चीज़ ऐड हो रही है, उस फाइल का क्या नाम है, आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम आपके पास क्या होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इंक्लूड हो रही है आयो स्ट्रीम की फाइल। ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर ये बेसिकली क्या होती है, इसको कहते हैं लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल। हेडर फाइल का क्या मतलब है कि ये जो आयो स्ट्रीम की फाइल है, इसके अंदर C++ के कंस्ट्रक्ट्स डिफाइन हुए हैं। इसको प्रोग्राम में ऐड कर लो ताकि जो भी मैं C++ का प्रोग्राम लिखूं वो अंडरस्टैंडेबल हो बाय द कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट लैब करेंगे तो आपको कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो क्या होता है। उस कंपाइलर के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम लिखने। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारी हेडर फाइल होगी, फिर हम ऐड करते हैं मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वो मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में एंटर होते हैं तो आप घर में मेन डोर से एंटर होते हैं। ठीक है, अब बाकी सारे डोर्स जो हैं वो मेन डोर से ओपन होने के बाद होते हैं। इसी तरह से जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं C++ की, तो C++ का कोड स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से स्टार्ट होता है। जो भी मेन की पहली लाइन आपने लिखी होगी उसको आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मेन को बेसिकली हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई होता है, में C++ में अगर 2 राउंड ब्रैकेट लगी हों किसी भी नाम के आगे तो वो बेसिकली आपके पास मेन होता है। ठीक है, और मेन की रिटर्न टाइप आपके पास यहाँ पर क्या डिफाइन हुई हुई है, इंटीजर डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, इस इंटीजर का क्या मतलब है ये भी आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेसिक आपने सिर्फ अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखना है क्या होता है। आपके पास लाइब्रेरी यानी हेडर फाइल ऐड हो जाती है, उसके बाद आप मेन का फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं। ठीक है, और मेन का फंक्शन हमेशा ब्लॉक में लिखा जाता है और वो ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट पे एंड होता है। ठीक है, फिर मेन जब हमारा स्टार्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन या अपनी इंस्ट्रक्शन, अभी हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है std::c out hello world। ठीक है, अब ये सारी काफ़ी आपको देखने में मुश्किल लग रही होगी लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें ये इंस्ट्रक्शन किसकी है, आउटपुट की। ठीक है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जिसमें आउटपुट फंक्शन सी आउट यूज़ हुआ है। इसका क्या पर्पज़ होता है, इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाती है। ठीक है,
और ये बेसिकली इस सी आउट के फंक्शन के पीछे एक एसटीडी डिफाइन हुआ है, इसको कहते हैं नेम स्पेस। ये पता कैसे लगा ये नेम स्पेस है? ये जो दो कॉलन लगे हुए हैं इससे पता लगा कि ये एक नेम स्पेस है। फिर यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो आगे स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। वो टेक्स्ट जो है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है तो हम उसको टर्मिनेट यानी एंड करते हैं सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न ज़ीरो लिख रहे हैं। रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब है? कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पर मेन का फंक्शन जब ख़त्म होगा तो हम कोई नंबर रिटर्न कर देंगे, जिससे पता लगेगा मेन ख़त्म हो गया है। और मेन का ब्लॉक एंड करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये एक आपका एक बेसिक सा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, जो कि क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। इसकी आउटपुट क्या है? द प्रोग्राम विल प्रिंट द हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। जब आप इसको चलाएंगे कंपाइलर के अंदर तो ये स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बारी बारी इन कंपोनेंट को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हेडर फाइल हमारे पास क्या होती है? हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। इंक्लूड बेसिकली आपके पास क्या है? प्री प्रोसेसर है। और प्री प्रोसेसर की निशानी क्या होती है? उससे पहले हम हैश लगाते हैं, ठीक है। इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, causes the compiler to replace that line with the entire text of the content of the named source file। इसका क्या मतलब है? कि ये बताता है कि आयो स्ट्रीम की फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो हमारे कोड से पहले, हमारे प्रोग्राम से पहले, हमारी जो लाइंस हम ऐड करना चाह रहे हैं उनसे पहले ऐड कर दें, ठीक है। प्री हैश का मतलब कि ये प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड का क्या मतलब है? कि ऐड कर दो, इस फाइल के अंदर जितना भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा आप ऐड कर दें, ठीक है। अब ये फाइल क्या है? बेसिकली आयो स्ट्रीम की जो फाइल है आपके पास, ये क्या है? आयो स्ट्रीम इज द हेडर फाइल ऑफ C++। हर लैंग्वेज की अपनी हेडर फाइल होती है। C++ की हेडर फाइल क्या है? आयो स्ट्रीम, ठीक है। आयो स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम है, और इसके अंदर डिफाइन क्या हुआ है? यूज टू टेक द इनपुट विद द हेल्प ऑफ सी इन फंक्शन। जो इसके अंदर सी इन फंक्शन है उसका मतलब होता है कि आपने इनपुट लेनी है, और इसके अंदर जो सी आउट फंक्शन होता है इसका मतलब है कि आपकी कोई भी आउटपुट जनरेट हो रही है जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और नज़र आई होगी कि इस फाइल के साइड पे आपके पास एंगल ब्रैकेट्स हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स को, इनका नाम क्या होता है? एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये एंगल बना रहे हैं ना एक, ये एंगल ब्रैकेट्स क्या करते हैं? इन्फॉर्म्स द कंपाइलर। कंपाइलर यानी वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम लिखने लगे हैं उसको बताते हैं कि आपने जो आयो स्ट्रीम की फाइल है ना वो अपनी इंक्लूड की डायरेक्टरी यानी फोल्डर में से निकालनी है। जो आयो स्ट्रीम की फ़ाइल है वो आपके जो सेटअप जहाँ पे इंस्टॉल है उसके अंदर एक इंक्लूड का फोल्डर है, उसके अंदर आयो स्ट्रीम की फ़ाइल पड़ी है, वो आपने ला के इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। समटाइम्स आप कभी इंटरनेट से कोई कोड डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स की बजाय ये डबल कोट्स लगे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कि द यूज़ ऑफ द डबल कोट्स अराउंड द फाइल नेम इन्फॉर्म्स द कंपाइलर टू सर्च इन द करंट डायरेक्टरी फॉर द स्पेसिफाइड फाइल। कि आप करंट डायरेक्टरी में स्पेसिफाइड फाइल को ढूंढें, यानी जो आप कोड लिख रहे हैं वो कोड आप जहाँ पर सेव कर रहे हैं वहीं पर आयो स्ट्रीम की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। कंपाइलर अपने सेटअप में से जाके उस फाइल को नहीं उठाएगा, बल्कि आप उसको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आप फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या होता है? std : सी आउट डबल ब्रैकेट्स हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, ठीक है, डबल कोट, सॉरी। बारी बारी अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। सी आउट का मतलब होता है स्टैंडर्ड
कैरेक्टर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कैरेक्टर आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ, एसटीडी की नेम स्पेस है इसलिए कैरेक्टर आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड कैरेक्टर आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। ठीक है, ये जो शिफ्ट एंगल जो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, इनका मतलब होता है आउटपुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी सी आउट के आगे ये जो भी आपके पास चीज़ आ रही है वो आपके पास आउटपुट है। ठीक है, सी आउट की इस ऑपरेटर के आगे जो भी चीज़ है वो आपके पास आउटपुट है। ठीक है, और ये आउटपुट क्या है, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो आप डबल कोट्स के अंदर, अगर आप इस डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखेंगे तो आपका नाम जो है वो प्रिंट होगा। इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग या टेक्स्ट। ठीक है, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो एंड किससे होती है, टर्मिनेट किससे होती है, सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। ठीक है, एसटीडी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है किसकी, सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसका नाम एसटीडी है। अब नेम स्पेस क्या होती है, नेम स्पेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर और एनवायरनमेंट क्रिएटेड टू होल्ड अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स और सिंबल्स दैट इज नेम्स। An identifier defined in a namespace is associated with only with the namespace। ठीक है, अब ये जो मुश्किल सी बात लिखी हुई है, इस मुश्किल सी बात का मतलब ये है कि जो नेम स्पेस होती है वो एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर होती है। एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रही है, कंप्यूटर में यूज़ हो रही है, चिप्स में यूज़ हो रही है, आपके पास मोबाइल्स में यूज़ हो रही है। हर जगह का, हर इन्वायरमेंट का, लैपटॉप का, मोबाइल का, चिप का इंटरफेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ फंक्शंस डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो आपके पास क्या है, सी प्लस प्लस की ये लाइब्रेरी तीनों जगहों पे यूटिलाइज हो सकती है। तो आपके पास लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी जाती है फंक्शंस की। ठीक है, हो सकता है कंप्यूटर में जो सी आउट है उसका मतलब और हो, और मोबाइल में जो सी आउट है उसका मतलब और हो, तो मोबाइल की नेम स्पेस में भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम प्रिंट कराने के लिए नेम स्पेस यूज़ करते हैं वो एसटीडी यूज़ करते हैं, यानी एक बड़ी सी लाइब्रेरी है उसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं और एसटीडी उसमें से एक ग्रुप है जिसका एक फंक्शन है सी आउट, जिसके थ्रू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब थर्ड हमारा कंपोनेंट था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमने जो लिखा था इंट मेन, उसका क्या मतलब होता है, मेन इज़ अ कलेक्टिव नेम गिवन टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी हम मेन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन के सेट को हम मेन कह सकते हैं, क्योंकि मेन क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स को रन करते हैं। ठीक है, मेन इज़ अ फंक्शन, एवरी फंक्शन हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है। ठीक है, पहले तो ये कलेक्टिव नेम है, सारी स्टेटमेंट्स को मिला के लिखा जाता है। जो भी स्टेटमेंट्स हैं मेन के अंदर लिखी जाती हैं, मेन से स्टार्ट होती हैं, मेन पे एंड होती हैं। ठीक है, और मेन क्या है, मेन एक और चीज़ है, फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं वो हमारा एक टॉपिक है, आगे हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे। एवरी फंक्शन हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। वो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, अगर किसी भी नाम के आगे डबल ब्रैकेट्स लगे हों, राउंड ब्रैकेट्स, तो उसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ऑल मेड्स ए स्टेटमेंट दैट बिलोंग्स टू मेन आर इनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। जब भी आप मेन के अंदर कोई स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। मेन का ब्लॉक स्टार्ट किससे होता है, कर्ली ब्रैकेट से, और एंड किससे होता है, कर्ली ब्रैकेट। एवरी प्रोग्राम कैन हैव ओनली वन मेन। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है, जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है, बार बार मेन फंक्शन नहीं लिखते, एक ही मेन फंक्शन होता है। और भी फंक्शंस हो सकते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं अभी उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपके प्रोग्राम के अंदर मेन के नाम से एक ही फंक्शन होता है। ठीक है, और हर प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट किससे होता है, मेन से होता है। ठीक है, अब एक और मज़े की बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट स्टेटमेंट है, आप हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बाय प्रिंट कराना चाहते हैं, आपको हर दफ़ा लिखना पड़ेगा STD::, 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 बार बार नेम स्पेस बतानी। आपको पता है कि आपने सी आउट यूज़ करना है, आपने STD नेम स्पेस में ही काम करना है, आपको बार बार नेम स्पेस रेफ़र करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है,
अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं। पहले आप इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम में वही हेडर फाइल ऐड की हुई है, मेन फंक्शन ऐड किया हुआ है, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रैकेट पे एंड हुआ है। चूंकि इंटीजर रिटर्न करना था, आपने रिटर्न 0 लिखा है। उसके बाद आपने 3 आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हैं। तो ये आपके पास प्रिंट क्या करेंगी, हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बाय। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखें कि आपने हेलो वर्ल्ड के बाद डायरेक्ट ही कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यू लाइन ऐड नहीं की। अब वो न्यू लाइन ऐड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि हमने कैसे ऐड करनी है। फिलहाल आप इसी को अंडरस्टैंड करें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम और बाय कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में स्पेस होना चाहिए था। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम और बाय प्रिंट होगा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये, अगर हम इस रिटर्न 0 को यहाँ पर ले जाएं, ठीक है, उसके नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखें, तो हमारा मेन वहीं पर एंड होगा। जहाँ पर भी मेन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी वहाँ पर आपका फंक्शन एंड हो जाता है। इसलिए हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट आपने जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है उसके बाद लिखी जाती हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। रिटर्न क्या करता है, एंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन अगर इसके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको कह रही थी कि हमने बार बार एसटीडी लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल नेम स्पेस डिफाइन कर देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ऊपर लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इससे क्या होगा, मुझे बार बार एसटीडी कॉलन को ना एसटीडी कॉलन को ना एसटीडी कॉलन कॉलन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी प्रोग्राम वही आउटपुट देगा जो आपका ऊपर वाला प्रोग्राम आउटपुट देता है। ठीक है, ग्लोबल नेम स्पेस से क्या होगा, आपको पता है आपने एसटीडी ही यूज़ करनी है। आपके सारे फंक्शन एसटीडी नेम स्पेस से ही बिलोंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस से ही बिलोंग करें। हम स्टैंडर्ड को ही पहले पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस पर ग्लोबल नेम स्पेस डिफाइन, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल, यानी सबको पता लग जाता है ग्लोबली। ठीक है, तो ग्लोबल नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं। हमारी ग्लोबल नेम स्पेस है जिसके अंदर हम इन चीज़ों को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।